नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जितना तेज़ी के साथ भगवाधारी इक़्तिदार हिंदुस्तान भर में फैल रहा है, उतना ही तेज़ी के साथ इस्लाम और मुसलमान दुश्मन वाक़यात बड़ी तेज़ी के साथ रोनुमा हो रहे हैं। वो तमाम रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है या फिर बीजेपी की या फिर एनडीए में शामिल सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं, उन तमाम रियासतों में मुसलमानों के साथ नाज़ेबा सलूक, मारपीट और तशद्दुद के वाक़यात में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों से नफ़रत का इजहार करते हैं। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये मामूल बन गया है कि मुसलमानों को आए दिन परेशान करने के और उन्हें हिरासा व परेशान करना, उनके साथ मारपीट करना, मुसलमानों के घरों को मामूली वाक़यात में मुसलमानों को मुलविस करके मुसलमानों के घरों को मुनहदिम करना, और फिर मुसलमान टीचर्स अगर काम कर रहे हैं, असातिज़ा हैं, तो उन्हें नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से, अफ्तार करने से रोकना या फिर हिजाब पहनने से रोकना है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या फिर वो तमाम रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है, वहाँ पर लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़यात में भी तेज़ी के साथ इजाफ़ा हुआ है। हालिया दिनों में आंध्र प्रदेश में टीपू चौक को लेकर एक बड़ा तनाज़ा हुआ था। वहाँ पर उस तनाज़े में 27 लोगों के नाम दर्ज किए, इंस्पेक्टर की शिकायत पर एफआईआर में शामिल किए गए, जबकि वो तमाम के तमाम नाम मुसलमानों के हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू अपने आप को एक बड़ा सेक्युलर लीडर कहते हैं, मगर जिस तरीके से अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने चंद्रबाबू नायडू ने घुटने टेके हैं, उनकी जो सेक्युलर शबीब जो पहले से ही ख़राब थी, वो और भी मुतासिर हो गई है। हम शुरुआत करते हैं वाराणसी से, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर एक मुस्लिम टीचर को इसलिए हिरासा और परेशान किया गया क्योंकि वो नकाब पहनती हैं, वो हिजाब पहनती हैं। टीचर का कहना है, एक जो देखिए आप, अगर कोई शख्स जो है, कोई मुतासरा शख्स जो है, वो लाइव आता है, एक अपना वीडियो बनाता है, अपने साथ पेश आने वाले वाक़े पर मुश्तमिल एक वीडियो बयान बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो समझे कि वो किस कदर हिरासा व परेशानी का शिकार है। वाराणसी के एक टीचर है, मुस्लिम टीचर, उन्हें तासुब का सामना करना पड़ा, इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा। उन्हें दबाव डाला जा रहा है कि वो या तो नकाब निकालें या हिजाब निकालें या फिर अपना इस्तीफ़ा पेश कर दें। क्या हम हिंदुस्तान को तेज़ी की तरफ, तालिबानी सोच की तरफ, जिस तरह कहा जाता था, योगी आदित्यनाथ कहते थे कि तालिबानी मानसिकता यहाँ पर नहीं चलेगी, तो क्या आप योगी आदित्यनाथ रियासत उत्तर प्रदेश को आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल या फिर जनसंघ की सोच की तरफ तेज़ी के साथ ले जाने का काम कर रहे हैं? ये जवाब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के वाक़यात मुसलमानों के साथ पेश आ रहे हैं, जिस तरीके का सलूक उत्तर प्रदेश हो या फिर बीजेपी की बरसरे इक़्तिदार रियासतों में जिस तरीके का सलूक मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि गैर मौलाना हिंदू राष्ट्र की तरफ तेज़ी के साथ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। जितना तेज़ी के साथ भगवा रंग इक़्तिदार की शक्ल में हिंदुस्तान भर में फैल रहा है, उसी तरह जो है ये नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, अक़लियतों के ख़िलाफ़ में तेज़ी के साथ फैल रही है। वाराणसी की एक टीचर है जिन्होंने एक वीडियो अपना पोस्ट किया और वो कह रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो या तो अपना निकाब निकालें, हिजाब निकालें स्कूल के टाइम पे, या फिर वो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दें। देखिए, आप मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, मुसलमानों का हक़ रायदही छीनने की कोशिश एसआईआर के ज़रिए की जा रही है, मुसलमानों को नित नए क़वानीन के तहत
जो है बीएनएस के जो नए कवानीन हैं उनके तहत मुकदमात में, फ़र्जी मुकदमात में माखूज करके जेलों में बंद किया जा रहा है, ना उन पर चार्जशीट दाखिल की जा रही है। सालों से 5 साल से अगर हम उमर खालिद की बात करेंगे, शर्जील इमाम की बात करेंगे, तो 4-4, 5-5 साल से अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा ये जेलों में काट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बेशुमार मुसलमान हैं जिन पर ये गाज गिरी है हुकूमतों की, बरसरे इक़्तिदार सियासी जमातों का तासुब का शिकार वो हुए हैं। तो क्या आप सरकारी सतह पर मुसलमानों को भी आप कम करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की मुलाजिमतों को बर्खास्त करने की कोशिश कर रहे हैं आप इस तरीके के वाक़यात के साथ। और एक एक वाक़या पेश आया है भोपाल में। भोपाल की एक होटल से दो शख्स जो दो, एक लड़का एक लड़की को पकड़ा गया। आरएसएस और बजरंग दल के लोग वो होटल में दाखिल होते हैं, जबकि लड़की का ये कहना है कि मैं पिछले 3 साल से इस नौजवान के साथ लिविंग रिलेशन में हूँ। लिविंग रिलेशन, हालांकि देखिए इस्लाम इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि किसी भी किस्म के लिविंग रिलेशन में आप रहने की इजाज़त आपको नहीं देता, मगर जब एक मुसलमान शख्स लिविंग रिलेशन के वाक़े में मतलब पाया जाता है तो फिर बजरंग दल और वीएचपी के कारकुन जो है वो होटल में दाखिल होते हैं और फिर उस नौजवान के साथ मारपीट करते हैं। उसका वीडियो बनाया जाता है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। उसको नीम बरहाना परेड कराई जाती है। किस गुनाह की सज़ा ये जो खुद साख्ता जो धर्म के ठेकेदार हैं, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, इनको किस कानून ने इजाज़त दी है? हम ये समझते हैं कि ये वही कानून है जो रियासत का कानून है। रियासत में बीजेपी की हुकूमत है मध्य प्रदेश में, और बीजेपी की हुकूमत ये चाह रही है कि आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसी तंजीमें मजबूत हों और मजबूत होकर इस तरीके की हंगामा आराई, इश्तियाल अंगेज़ी और फिर इंतशार पसंदी का काम करें, इंतशार फैलाएं समाज में। इंतशार फैलाने की वजह से देखिए आप होटल में दाखिल होते हैं, होटल में दाखिल होकर उस नौजवान को पकड़ते हैं, घसीट कर उसको बाहर लाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। ना सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि मारपीट का सारा वीडियो तैयार किया जाता है, तैयार करके सोशल मीडिया पर डाला जाता है ताकि दूसरे लोगों को आगाह किया जाए, दूसरे रियासतों के, दूसरे शहरों के बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस के जो कारकुन हैं उन्हें मुश्तइल किया जाए, उन्हें इश्तियाल दिलाया जाए और उन्हें एक राह दिखाई जाए इस तरीके के काम करने की। अगर बड़े अफसोस की बात होती है अगर कोई सहाफ़ी किसी एक पोस्ट को लेकर रीपोस्ट करता है सोशल मीडिया पर तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है और फिर उसे दूसरी रियासत से आकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मगर इस तरह के वीडियोस डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? समझ में आ रहा है कि इंतज़ामिया, हुक्काम, एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुकम्मल तौर पर इन फ़िरक़ा परस्तों की तायीद और हिमायत में खड़ा है और यही वजह है कि इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ वीडियोज़ पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती, इश्तियाल अंगेज़ मवाद पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। इसी वजह से नहीं की जाती कि ये वीडियोज़ दूसरे शहरों तक पहुँचे, दूसरी रियासतों तक पहुँचे और लोगों में खौफ और डर का माहौल पैदा किया जा सके। नादरीन, ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए हम एक ऐसे हिंदुस्तान में फ़िलहाल जी रहे हैं जहाँ पर मुसलमानों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को डर और खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारने का माहौल बनाया जा रहा है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये देखिए मेरे दिल की तड़प है। मुझे अफसोस होता है जब हम वाक़यात को आवाम के सामने, अपने नाज़रीन के सामने पेश करते हैं, जब हम तहक़ीक़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, न्यूज़ लेकर आपके सामने आए तो हमें जिस तरीक़े के वाक़यात दिखाई देते हैं उससे हमारा दिल रंजीदा हो जाता है। हमें अफसोस होता है कि क्या हम ऐसे हिंदुस्तान में, क्या ऐसे हिंदुस्तान का महात्मा गांधी ने ख्वाब देखा था? क्या पंडित नेहरू ने इस तरह के हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस तरह के हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था जो हिंदुस्तान में आज हम जी रहे हैं, जहाँ पर डर और खौफ का माहौल है, जहाँ पर घर में रखे हुए फ्रिज में रखे हुए गोश्त को
बीफ करार देकर एक आदमी को हजूमी तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है, जबकि बाद में जब तहकीकात होती है तो वो बीफ नहीं मटन निकलता है। तो क्या हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहाँ पर खौफ के माहौल में है मुसलमान या फिर दीगर अक़लियतें हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारे? हम मणिपुर की अगर बात करेंगे तो सैकड़ों की तादाद में गिरजाघरों को मणिपुर में जलाया गया। मैती और कुकीज़ के फसादात में कबाइलियों को इस तरीके से निशाना बनाया गया कि वो जो है खामोश, वो मतलब अफसोस करे कि हम इस रियासत का हिस्सा हैं। इस तरीके से निशाना बनाया गया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कबाइलियों को मणिपुर में निशाना बनाया गया। कुकीज़ और मैतीस का जो फसाद चल रहा है आज भी मणिपुर आग में झुलस रहा है। वजह यही है कि वहाँ पर तेज़ी के साथ ईसाइयत का फ़रोग़, यकीनन जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बाज़ रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर ईसाइयों को भी मुसलसल निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये हकीकत है। आपने देखा कि किस तरह एक नौजवान मुसलमान शख्स को भोपाल में निशाना बनाया, लव जहाद के नाम पर परेड कराई गई, उसको जलील करने की कोशिश की गई और उसकी वाबस्तगी जिस मज़हब से है उस मज़हब को उजागर करने की कोशिश यहाँ पर की गई। मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत फैलाने का वो तमाम झैली फ़िरका परस्त झैली तंजीमें जो आरएसएस से वाबस्ता हों या बीजेपी से वाबस्ता हों, वो तंजीमें काम कर रही हैं। ख़ास तौर पर उन रियासतों में, मैं फिर कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है या फिर एनडीए में शामिल जो सियासी जमातें हैं जो बीजेपी के हिमायती हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने अपने इब्तिदाई अल्फाज में ये कह दिया था कि 27 मुक़दमात आंध्र प्रदेश में दर्ज हुए टीपू चौक के तशद्दुद के हवाले से, मगर 27 के 27 नाम मुसलमान हैं। क्या मुसलमानों ने वहाँ पर शर फैलाया? क्या मुसलमान उसके वहाँ पर टीपू चौक पर जो वाक़या, कड़पा के टीपू चौक पर जो वाक़या पेश आया, क्या उसके ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान हैं? क्या दूसरे दीगर मज़ाहिब के लोग उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं? चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने एनडीए में शमूलियत के बाद क्या अपनी आंखों पर पट्टी बंध ली है? क्या चंद्रबाबू नायडू भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू को इस बात का डर है कि पवन कल्याण जो एक कट्टर हिंदू लीडर के तौर पर आंध्र प्रदेश में उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो पवन कल्याण से बड़ा कट्टर हिंदू अपने आप को बताने की कोशिश में चंद्रबाबू नायडू लग गए हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू को इस बात का डर हो गया है कि बीजेपी आने वाले दिनों में पवन कल्याण को एक हथियार के तौर पर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ में इस्तेमाल करेगी? हमने देखा कि किस तरह मगरबी बंगाल में जब हलफ बर्दारी हो रही थी शुवेंदु अधिकारी की बहैसियत चीफ मिनिस्टर, तो जिस तरह तमाम बीजेपी रियासतों के और एनडीए रियासतों के इक़्तिदार वाली रियासतों के चीफ मिनिस्टरान वहाँ पर पहुँचे थे, तो किस तरह चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से झुक कर जो है उनसे मुलाकात की। अमित शाह से, वज़ीर दाखिला अमित शाह से किस तरह झुक कर ऐसा लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने घुटनों पर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा था। तो किस बात का खौफ चंद्रबाबू नायडू को डरा रहा है? कौन सी चीज़ ऐसी है जो चंद्रबाबू नायडू खौफ ज़दा है? ये जो वहाँ पर जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्र में, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर अहम कुछ बातें ये हैं कि अब जो रियासती हुकूमतें हैं, वो रियासती हुकूमतें जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है या फिर एनडीए की हुकूमत है, जैसा कि बिहार की हम बात करेंगे, वहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट है, हालांकि बीजेपी अक्सरियत में आने के बावजूद भी इस मरतबा भी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, मगर अब बिहार में चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के ही हैं। तो जिस तरीके से बिहार की अगर हम बात करें या फिर यहाँ पे बात करें, आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें, तो ये
एनडीए गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी किसी वक्त में नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खुलकर मुखालिफत की थी। देखिए, खुलकर मुखालिफत करना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, उसका खमियाजा जो है हालिया दिनों में मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने भी भुगता है। और फिर आने वाले दिनों में इसी बात का खौफ होगा, इसी डर और खदशे की वजह से जो है नीतीश कुमार जो है ऑलरेडी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के, और फिर चंद्रबाबू नायडू ने भी कर दिया है। तो क्या जब आपने अपनी हुकूमत को मरकज़ के सुपुर्द कर दिया है तो क्या मरकज़ का जो नज़रिया है, बीजेपी का नज़रिया है, उसी नज़रिए के साथ क्या रियासत आप चलाएंगे? तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने ये तय कर लिया है, ये ठान लिया है कि उसी नज़रिए पर, जो बीजेपी का नज़रिया है, उसी नज़रिए पर जो है आंध्र प्रदेश में अपनी हुकूमत चलाएंगे। ये अफसोसनाक है। अफसोसनाक बात इस वास्ते भी है कि महाराष्ट्र में की जो कॉरपोरेटर हैं, AIMIM के कॉरपोरेटर हैं, वो कॉरपोरेटर का मकान मुनहदिम किया जा सकता है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में AIMIM के कॉरपोरेटर मतीन पाटिल का मकान मुनहदिम किया जा सकता है, क्योंकि TCS जो है टाटा कंप्यूटर साइंसेस टेक्नोलॉजी का जो सेंटर है नासिक का, उसमें जो वाक़या पेश आया था, इसका जो ISIS या फिर पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ का जो है मास कन्वर्जेशन का, मजहबी तब्दीली का जो मामला पेश आया था, जिसकी कल्प्रिट अहम कलीदी मुलजिम के तौर पर निदा खान का नाम पेश किया गया था। निदा खान की हिमायत करना है, निदा खान से ताल्लुक़ात की बुनियाद पर मतीन पाटिल जो AIMIM के कॉरपोरेटर हैं, काउंसलर हैं, औरंगाबाद के कॉरपोरेटर हैं, उनका मकान मुनहदिम किया जा सकता है। मकान मुनहदिम क्यों किया जा रहा है? ये एक रिवायत रही है पिछले कुछ सालों से, जब से उत्तर प्रदेश में 2015 में योगी आदित्यनाथ ने रियासत उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, उसके बाद एक नई रिवायत कायम की है उन्होंने। जिस तरीके से गाज़ा में इसराइली फ़ौज IDF जो है, जिस तरह मुसलमानों के, फ़लस्तीनियों के मकानात को ढाने का काम करती है, जराइम में मुलव्विस करके उन्हें हमले, आर्मी पर हमला या फिर बाज़ाबातकारों पर हमला या फिर दहशतगर्द हमलों के हवाले से फ़र्ज़ी मुक़दमात में माखूज़ करके गाज़ा में जिस तरह फ़लस्तीनियों के घर ढाए जाते हैं, उसी तरह 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी रियासत उत्तर प्रदेश में इस स्कीम को लागू किया था। अगर कोई मुलव्विस पाया जाता है फ़िरक़े वाराना मामलात में या गड़बड़ में या इंतशार में या इश्तियाल अंगेज़ी में कोई मुलव्विस पाया जाता है, तो उसके मकानात को मुनहदिम करने का एक नया तरीक़ा, हालांकि ये कोई क़ानूनी तरीक़ा नहीं है, इस पर कोई क़ानूनी ये इसकी तरीक़ेकार की कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है। ये बुलडोज़र राज के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजनिश की है और सख्त अल्फाजों में उत्तर प्रदेश हुकूमत को लथाड़ा है, धित्कारा है। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ हुकूमत जो है इससे बाज नहीं आ रही है। तो उसी तरीक़े को फिर महाराष्ट्र में भी नाफिज किया गया, मध्य प्रदेश में भी नाफिज किया गया, फिर राजस्थान में भी नाफिज किया गया, गुजरात में भी इस पर अमल किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में जो है औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक मतीन पाटिल का मकान निदा खान से ताल्लुक़ात की बुनियाद पर जो है मतीन पटेल के मकान को मुनहदिम करने की तैयारियां की जा रही हैं। एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट के मुताबिक इम्कानी जो इन्हदाम है वो इम्कान है कि इस तरीक़े का इन्हदाम मतीन पटेल के मकान पर होगा। देखिए, निदा खान का वाक़या है। निदा खान के वाक़े पर हालिया दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने भी बहुत बड़ा तबसरा भी किया था। तो शायद हो सकता है कि उसी तबसरे के नतीजे में जब तबसरा किया तो फिर ऐसा हो गया कि मतीन पटेल पर उसकी गाज गिरी। महाराष्ट्र और औरंगाबाद शहरी इंतज़ामिया की गाज मतीन पटेल के मकान पर गिर रही है। देखिए, AMC जो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं समीर राजूरकर,
समीर राजूरकार ने ये इत्तला दी है कि जो है बल्दी अमला जिस किस्म की नोटिस मतीन पटेल को जारी किया था, वो बल्दी अमले की नोटिस का मौसर अंदाज में, मुनासिब अंदाज में जवाब देने से मतीन पटेल कासिर है, लिहाजा उनके मकान को मुनहदिम किया जा सकता है। इस तरीके की बात औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर समीर राजूकार ने की है। नाज़रीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है एक नया एहतजाज शुरू हुआ है। ये एहतजाज किसी और ने नहीं बल्कि सोने चांदी के जेवरात फ़रोख्त करने वाले ताजरीन ने ये एहतजाज शुरू किया है। सोने चांदी फ़रोख्त करने वाले ताजरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि 1 साल तक आप ये तमाम चीज़ों को अवॉइड करें, ख़ास तौर पर सोने की ख़रीदी को, और फिर जो है बैरूनी सफ़र को और बैरूनी ममालिक में जाकर शादियाँ अंजाम देने वाले तकारीब को आज से 1 साल तक आप इज्तनाब करें, गुरेज करें, ये बयान दिया था। और ख़ास तौर पर ज़ोर देकर कहा था कि आने वाले 1 साल तक जो है आप सोने के जेवरात, सोने के गहने ख़रीदना बंद कर दें। तो इसी बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जौहरियों ने, जेवरात फ़रोख्त करने वाले ज्वेलर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है और कहा है कि ये जो सोने की कीमतों में इजाफ़े को रोकने में जो है वो हुकूमत नाकाम हुई है और जेवरात को ख़रीदने से रोकने की आवाम से अपील की जा रही है। हैदराबाद में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में ही ये बयान दिया था। उसके बाद हैदराबाद में भी जो है सोने की कीमतों में गिरावट तो नहीं आई, मगर स्टॉक में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई और ख़रीदी पर भी उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हैदराबादी जो हैं वो मैं इस हैदराबादियों के मुताल्लिक़ क्या कहूँ इस मामले में, हमारे नाज़रीन बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। लखनऊ में जो है एहतजाज चल रहा है, एहतजाज जौहरी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के इस बयान से वो सख्त नाराज़ हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरीक़े का एहतजाज वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होना एक ख़तरे की घंटी मानी जाती है, ख़ास तौर पर बीजेपी हुकूमत के लिए जो उत्तर प्रदेश में बरसरे इक़्तिदार है, क्योंकि आइंदा साल जो है उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात भी है। असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल इस तरीक़े का माहौल बनना अपोजिशन, ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा साजगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये एहतजाज कोई सियासी नहीं है। मतलब ज्वेलर्स जो हैं, जो जेवरात फ़रोख्त करने वाले जौहरी जो हैं, वो इस बात से नाराज़ हैं कि वज़ीर आज़म का बयान उनकी तिजारत पर असर डाल सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का स्टॉक उनके पास तैयार होता है। अगर वज़ीर आज़म के बयान पर अमल करते हुए लोग सोना ख़रीदना बंद कर दें तो फिर उनका कारोबार शदीद तौर पर मुतासिर होगा। मुतासिर अगर होगा तो फिर नुकसान भी होगा ताजरीन को, सोने चांदी का कारोबार करने वालों को। मगर वज़ीर आज़म का ये जो बयान है उस पर अपोजिशन की जानिब से भी सख्त हमले किए जा रहे हैं। अपोजिशन भी ये कह रहा है कि वज़ीर आज़म जो है मुल्क की मईशत को संभालने में नाकाम हो गए हैं। राहुल गांधी ने कल एक बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी जो पहले ही ट्रंप के साथ, इसराइल के साथ समझौता कर चुके हैं, वो मुल्क की मईशत की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। मुल्क की मज़ीद तबाही, मईशत की मज़ीद तबाही के वो ज़िम्मेदार होंगे। देखिए नाज़रीन, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आपने मुल्क को अंधेरे में रखकर मुल्क को ये ख़राब मईशत की राह पर झोंका है, तो आप हालात को सुधारने के बजाय अगर आवाम से कह रहे हैं कि आप जो है एहतियात करें, सोने चांदी की ख़रीदे में, ईंधन के इस्तेमाल में आप एहतियात करें, तो फिर ये हुकूमत की नाकामी समझी जाएगी। सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से बहुत तेज़ी के साथ कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह वज़ीर आज़म के काफ़िले में सैकड़ों गाड़ियाँ
बीसियों गाड़ियाँ वज़ीर आज़म के काफ़िले में होती हैं, जिसमें हज़ारों लाखों रुपए का ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लोग मशवरा दे रहे हैं वज़ीर आज़म को, जिस तरह आवाम को आपने मशवरा दिया है कि मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्यों वज़ीर आज़म भी मेट्रो का इस्तेमाल नहीं करते? क्यों वज़ीर आज़म माफ़ करना, क्यों वज़ीर आज़म ये इतने बीसियों गाड़ी के काफ़िले को लेकर जो है वो सड़कों से गुज़रते हैं, जिसमें हज़ारों लाखों रुपए का ईंधन खर्च हो रहा है? क्यों वीवीआईपी मूवमेंट्स में जो है सैकड़ों गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं? क्या वीवीआईपीज़ को ये नहीं चाहिए कि वो भी मेट्रो में सफ़र करें? मेट्रो में सफ़र करते हुए ईंधन की बचत करें आने वाले आइंदा 1 साल के लिए। आवाम ये वज़ीर आज़म से कह रही है, आवाम ये वज़ीर आज़म से पूछ रही है कि क्या सिर्फ़ आवाम को ही इस बात का ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा कि ईंधन की बचत के लिए वो अपनी कुर्बानियाँ दें, गाड़ियाँ अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो घरों में रखें और मेट्रो से सफ़र करें? क्या वज़ीर आज़म पर यह ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती? क्या वज़ीर दाखिला पर यह ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती? क्यों वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के बशमूल मरकज़ी वज़रा क्यों बैरूनी दौरे पर जा रहे हैं? क्या अगले 1 साल तक ये तमाम कायदीन अपने बैरूनी दौरे रद्द नहीं कर सकते, जिससे बचत हो सके, मईशत को मुस्तहकम बनाया जा सके? ये अवाम जो है वज़ीर आज़म से मुसलसल सवाल पूछ रही है, उस वक्त से सवाल पूछ रही है जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 साल तक सोने के जो गहने हैं, ज़ेवरात हैं, वो ना ख़रीदें और बैरूनी सफ़र को जाने से एहतियात करें। नाज़रीन, एक खबर और ये है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा तीसरी मर्तबा आसाम के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। वो गालिबन हम जब ये बात कर रहे हैं तब मुमकिन है कि वो हलफ या तो उनकी हलफ बर्दारी तकरीब चल रही होगी या फिर वो हलफ ले रहे होंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा की हलफ बर्दारी तकरीब में जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की भी शिरकत मुतवक्का थी। मुमकिन है कि ये भी आए होंगे और बहुत सारे बीजेपी चीफ मिनिस्टरान, जिस तरह से मगरबी बंगाल में बीजेपी चीफ मिनिस्टरान को मदऊ किया गया था, उसी तरीके से आसाम में भी मदऊ किया गया है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।